हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आरडी चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन बिहार सीएचओ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और जो सभी एमसीक्यूज है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं या कॉन्ट्रासेप्शन होता है उनसे रिलेटेड है। बिकॉज जितने भी सीएचओ के एनएचएम के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रासेप्टिव एक बड़ा टॉपिक होता है। आप एवरेजली यदि बात करें तो 10% के समथिंग क्वेश्चन अकेले सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड आते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम को 10% कवर कर लेता है तो मे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि अभी बिहार सीएचओ का एग्जाम होने वाला है, तो उसके अंदर आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, क्वेश्चन नंबर वन के अंदर पूछा गया है कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। जो कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ पिल्स होती है वो कॉन्ट्रासेप्शन को किस तरीके से कंट्रोल करती है, उसके मेथड के बारे में पूछा गया है कि किस प्रकार के मेथड के द्वारा या फिर किस प्रकार की मैकेनिज्म के द्वारा वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के द्वारा वहां पे बर्थ को कंट्रोल करता है। ओके, ऑप्शन ए किलिंग ऑफ ओवा, ऑप्शन बी प्रिवेंटिव ओवुलेशन, ऑप्शन सी किलिंग ऑफ स्पर्म्स, ऑप्शन डी फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो दोस्तों, जो अपन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती है फीमेल बर्थ कंट्रोल के लिए, वो क्या करती है इसको आप थोड़ा सा यहाँ डिटेल से समझिए। अपना हाइपोथैलेमस होता है जो कि स्कल के अंदर होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी दो होती है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है यहां से दो हार्मोन निकलते हैं, एक एलएच एंड दूसरा होता है एलएच एंड एफएसएच, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये दोनों के दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ओवुलेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं ये, ओवुलेशन करवाते हैं, यानी ओवम को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। ओवरी से ओवम जब बाहर आएगा उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में जाएगा और इधर से स्पर्म आएगा। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगा और तभी बर्थ होगा। तो कुल मिला के बात यह होती है कि जो ओरल पिल्स होती है ये क्या करती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड की अपन बात करें और खासकर एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो इसको क्या करती है, सप्रेस करती है। ये क्या करती है, इसको सप्रेस करती है। जब एंटीरियर पिट्यूटरी सप्रेस होगी तो क्या होगा, एलएच एफएसएच वहां से कम रिलीज होंगे। और जब एलएच और एफएसएच कम रिलीज होंगे तो क्या ओवुलेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब ओवुलेशन ही नहीं हो गया, जब एग ही नहीं आएगा तो क्या प्रेगनेंसी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसे बर्थ को कंट्रोल करती है, प्रिवेंटिव ओवुलेशन के द्वारा। राइट आंसर क्या निकल के आता है यहां पे, ऑप्शन बी राइट आंसर है यहां पे। यानी ओवुलेशन से प्रिवेंट करती है और ओवुलेशन से प्रिवेंट करके बर्थ कंट्रोल करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है पोस्ट पिल एमेनोरिया इज ट्रीटेड बाय। क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। पोस्ट पिल, पोस्ट यानी बाद में, बाद में किसके बाद में, पिल्स। यदि कोई फीमेल है वो कंटिन्यूअसली प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए या फिर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कंटिन्यूअसली ओरल पिल्स खा रही थी, और जब ओरल पिल्स खा रही थी तो उसके कारण से क्या था, ओवम नहीं आ रहा था तो एमेनोरिया था। जब ओरल पिल्स को कई बार बंद भी कर दिया जाता है कुछ टाइम के बाद, तो उसके बाद भी एमेनोरिया ही देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी फीमेल ने 1 साल तक उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, 1 ईयर तक उसने क्या खाई, ओरल पिल्स खाई। बट उसने 1 ईयर के बाद प्लान किया कि अब मुझे ओरल पिल्स नहीं खाना है और मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। तो उसके बाद भी यदि ओरल पिल्स को कम कर देती है तो भी उसकी जो ओवरी है और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ओवरी, ये सप्रेस ही रहती है, जिसके कारण से ओवम फिर भी वहां से रिलीज नहीं हो पाता है और वहां पे क्या देखने को मिलता है, एमेनोरिया ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
ऑप्शन ए एस्ट्रोजन देंगे उसको अपन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड करवाएंगे, ऑप्शन सी क्लोनिडिन देंगे और ऑप्शन डी क्लोमिफेन देंगे। तो दोस्तों अपन ऐसी ड्रग्स देंगे उसको जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ओवरी को स्टिमुलेट करती है। और ऐसी ड्रग कौन सी है? क्लोमिफेन, इसका पूरा नाम होता है क्लोमिफेन सीट्रेट। क्लोमिफेन सीट्रेट इसका पूरा नाम होता है। और ये क्या करती है? ये क्या करती है? ओवुलेशन को इंड्यूस करती है। ओवुलेशन को इंड्यूस करती है यानी बढ़ावा देती है। और जब ओवुलेशन को इंड्यूस करेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा। और जब ओवम आएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? प्रेगनेंसी कंसीव करेगी कि नहीं कर पाएगी? प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएगी। तो उस एमेनोरिया को ट्रीट करने का क्या रहेगा? क्लोमिफेन सीट्रेट उसको अपन देंगे। तो यहां पे राइट आंसर क्या निकल के आया दोस्तों? ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन विच कंडीशन ओरल पिल्स शुड नॉट बी गिवन टू वुमेन? फीमेल्स को ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर कभी अपन ओरल पिल्स प्रोवाइड नहीं करवा सकते? ऐसी कौन सी कंडीशंस है? जनरली यहां पे सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशंस के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी वेजाइनल इंफेक्शन। तो दोस्तों जो ओरल पिल्स होती है, ओरल पिल्स होती है, ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। और सभी के सभी प्रकार की जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, ये क्या करती है? अपने हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। हार्ट प्रॉब्लम को क्या करती है? ये इंक्रीज करती है। ये हाइपरटेंशन कोज करती है, हाइपरटेंशन को बढ़ाती है। तो दोस्तों ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि यदि किसी फीमेल को हाइपरटेंशन होगा तो उसको कभी भी अपन ओरल पिल्स नहीं देंगे। तो यहां पे राइट आंसर क्या आया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन के अंदर कभी भी अपन ओरल पिल्स है वो फीमेल को नहीं देंगे। इसके अलावा किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो वहां पे दे सकते हैं, क्योंकि ओरल पिल्स के द्वारा मेंस्ट्रुअल को रेगुलेट किया जाता है, ना कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है। अस्थमा में भी ऐसा कोई रीजन देखने को नहीं मिलता है, वहां पे ओरल पिल्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। और वेजाइनल इंफेक्शन के अंदर भी ऐसा कोई रीजन नहीं है। वेजाइनल इंफेक्शन के अंदर अपन आईयूसीडी नहीं दे सकते, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज नहीं कर सकते, बट ओरल पिल्स वहां पे भी यूज किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी। ओके, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। वेरी गुड, फेवरेट क्वेश्चन, एम्स जैसी एग्जाम का भी फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल तो सभी प्रकार के एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली जो एमपीसीएचओ का पेपर हुआ था उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये पेपर क्वेश्चन देखने को मिला था वहां पे दोस्तों। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डिम्पा? डिम्पा की फुल फॉर्म पूछा गया है डीएमपीए, इसको अपन डिम्पा भी बोलते हैं। डीएमपीए की फुल फॉर्म पूछी गई है। और डीएमपीए क्या है? एक प्रकार का हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये क्या है? ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर लगाया जाता है। और किस रूट से? आईएम इंजेक्शन के थ्रू। आईएम इंजेक्शन के थ्रू। और कितनी डोज होती है इसकी? 150 mg, 150 mg की डोज फीमेल को आईएम रूट के द्वारा इंसर्ट की जाती है। और कितने टाइम इंटरवल के द्वारा? देखो दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कभी सेम नहीं आता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये कौन सा मेथड है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ऐसा पूछा जा सकता है। कौन से रूट के द्वारा दिया जाता है, ये पूछा जा सकता है। कितने एमजी का दिया जाता है? 150 mg का दिया जाता है, पूछा जा सकता है। और कितने टाइम तक ये प्रिवेंट करता है? तो दोस्तों जब तक उसको कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है, जब तक उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, तब तक उसको 3 मंथ के इंटरवल पे, 3 मंथ के इंटरवल के ऊपर डिम्पा का इंजेक्शन उसको लगाया जाता है। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन में क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन ए डाइमिथाइल प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ऑप्शन बी डाइमिथाइल मोनोप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ऑप्शन सी डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, एंड ऑप्शन डी डिपोट मिथाइल प्रोजेस्टेरोनिक एसिड।
तो डिम्पा की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर है, डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। रट लीजिएगा, बहुत कम चीजें होती है रखने वाली, बल्कि ये याद नहीं होता है तो रट लीजिएगा, पर भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिम्पा, डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द मेटल विच कॉमनली यूज्ड फॉर फैमिली प्लानिंग इज। जब फैमिली प्लानिंग की बात अपन करते हैं तो उसके लिए ऐसा कौन सा मेटल है जो कॉमनली यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर, फैमिली प्लानिंग मेथड के अंदर किसमें यूज किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी सिल्वर। तो दोस्तों, जब अपन इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करते हैं, आईयूसीडी यूज करते हैं, और वो भी कौन सी? हॉर्मोनल, हॉर्मोनल या फिर मेटल, यानी जब सेकंड एंड थर्ड जनरेशन आईयूसीडी यूज करते हैं तो वहां पे किसका यूज किया जाता है? कॉपर का यूज किया जाता है। और कॉपर क्या है? एक प्रकार का मेटल है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन ए। यानी ऐसा कौन सा मेटल है जो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ओनली फॉर कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन या फिर साइड इफेक्ट ऑफ इंट्रायूट्राइन इंसर्शन इज। इंट्रायूट्राइन डिवाइस जब अपन इंसर्ट करते हैं किसी फीमेल को प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, उस कंडीशन में उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी ब्लीडिंग, ऑप्शन सी परफोरेशन, एंड ऑप्शन डी इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यदि किसी फीमेल को इंसर्ट किया जाता है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, नंबर फर्स्ट पे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है ब्लीडिंग, और सेकंड मिलता है पेन। सेकंड मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिलती है पेन। क्लियर है? और थर्ड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ब्लीडिंग, बिकॉज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है। दोस्तों, कोई भी एग्जाम, एनएचएम की एग्जाम हो, सीएचओ की हो, चाहे एम्स की एग्जाम हो, एम्स के अंदर भी बहुत सी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ? ब्लीडिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वेरी गुड, एक्सीलेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटेलिजेंसी का क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जानते हैं तो वास्तव में आप कॉन्ट्रासेप्टिव के एक तरह से स्पेशलिस्ट ही है, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एम्स जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो एन एग्जाम्पल फॉर सेकेंड जनरेशन आईयूडी, सेकेंड जनरेशन आईयूडी का एग्जाम्पल पूछा गया है। आईयूडी मींस इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, और इसकी 3 जनरेशन होती है दोस्तों, 3 जनरेशन होती है। एक होती है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। और ये क्या होती है सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। जब फर्स्ट जनरेशन होती है इसको अपन नॉन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस बोलते हैं, नॉन हार्मोनल आईयूडी बोलते हैं इसको। और जब सेकेंड होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन हार्मोनल आईयूडी बोलते हैं, हार्मोनल आईयूडी बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस बोलते हैं। ठीक है? और जब थर्ड होती है ये भी कौन सी होती है? हार्मोनल होती है। ये भी कौन सी रहती है? हार्मोनल रहती है। ये भी हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस रहती है। यहां पे पूछा गया है सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस के बारे में। ऑप्शन ए में है लाइपेज लूप, किसका एग्जांपल है? ये फर्स्ट जनरेशन का है। ओके, ऑप्शन बी यानी जो फर्स्ट वाली रहती है नॉन मेटालिक रहती है, इसको आप ऐसे बोल सकती हो नॉन हार्मोनल की जगह नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक होती है। और सेकंड वाली हार्मोनल तो होती है एंड ये होती है मेटालिक। ये कौन सी रहती है? मेटालिक आईयूडी रहती है। तो आप बोल सकते हैं कि लाइपेज लूप क्या है? नॉन मेटालिक इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। ऑप्शन बी में है कॉपर टी 380A, ये किसका एग्जांपल है? ये सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। ऑप्शन सी प्रोजेस्टा सर्ट होगी और ऑप्शन डी लिवोनोर्जेस्ट्रोल हो गई। ये किसके एग्जांपल है?
ये थर्ड इंट्रायूट्राइन डिवाइस के एग्जांपल है, थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो कि हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस होते हैं। दोस्तों अपने को सिंपली सेकंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस के बारे में पूछा गया है, और अपना राइट आंसर क्या निकल के आया यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, फेवरेट क्वेश्चन, एनएचएम का सीएचओ का फेवरेट क्वेश्चन। ओके, द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल एंड लाइगेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रेफर्ड एज, ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर फेलोपियन ट्यूब को या तो रिमूव कर दिया जाता है या उसको लाइगेशन कर दिया जाता है। लाइगेशन क्या होता है दोस्तों, ये फेलोपियन ट्यूब है, इसको ऐसा करते हैं और यहां से बांध दिया जाता है, इसको टाइट कर दिया जाता है, ये क्या है, ये लाइगेशन होता है। तो इस प्रकार के प्रोसीजर को अपन क्या बोलेंगे, और किसकी बात की अपन ने यहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब की बात की है, मींस किसकी बात कर रहे हैं अपन, फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। ओके, और कैसा प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है। ऑप्शन ए मास्टेक्टोमी, ऑप्शन बी वेसेक्टोमी, ऑप्शन सी टूबेक्टोमी एंड ऑप्शन डी लेप्रोटोमी। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर रहेगा, टूबेक्टोमी। जो ट्यूब्स होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, इसको रिमूव कर देना या लाइगेशन कर देना टूबेक्टोमी कहलाता है। फीमेल्स के अंदर सर्जिकल स्टरलाइजेशन का मेथड है, और जब मेल की बात करते हैं तो इसके अंदर वास्ट डिफरेंस को लाइगेशन या रिमूव किया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं वेसेक्टोमी। यानी मेल के अंदर सर्जिकल स्टरलाइजेशन के प्रोसीजर को अपन क्या बोलेंगे, वेसेक्टोमी बोलेंगे। मास्टेक्टोमी के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है, दिस इज डिफरेंट। ओके, तो राइट आंसर क्या निकल के आया यहां पे, ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्जिकल मेथड यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल। इन फॉलोइंग में से, इन सभी चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा मेथड है जो कि बर्थ कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए वेसेक्टोमी, ऑप्शन बी आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन सी ट्यूबेक्टोमी एंड ऑप्शन डी ट्यूबल लाइगेशन। ये सभी के सभी मेथड क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ओके, बर्थ कंट्रोल मेथड है, बट इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें किसी भी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों वेसेक्टोमी के अंदर मेल स्टरलाइजेशन का मेथड है, सर्जिकली प्रोसीजर है, तो इसके अंदर तो क्या होता है, सर्जिकल मेथड यूज होता है। आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, वो किसी भी प्रकार का सर्जिकल मेथड नहीं है, और यही है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा ट्यूबेक्टोमी भी फीमेल के अंदर स्टरलाइजेशन का मेथड है, और ट्यूबल लाइगेशन भी, ट्यूबेक्टोमी और ट्यूबल लाइगेशन दोनों एक ही चीजें होती है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन बी आया, क्योंकि ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों के अंदर सर्जिकल प्रोसीजर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसको अपन एमटीपी एक्ट बोलते हैं, वाज पास्ड या फिर इनहेरिटेड इन द ईयर। जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है, एमटीपी एक्ट, वो कब पास हुआ था, कौन सी ईयर में पास हुआ था। बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एमटीपी एक्ट के बारे में। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1961 एंड ऑप्शन डी 1975। तो दोस्तों इंडियन पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले जो एमटीपी एक्ट आया था वो कब आया था, सबसे पहले 1971 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था। ओके, इसके बाद 1972 के अंदर, और वो भी कब, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1972 को ये फोर्स के अंदर आया था, यानी ये इफेक्टिव हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, और ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये इफेक्ट के अंदर आया था 1972 के अंदर, और वो भी कब, 1 अप्रैल 1972 के अंदर। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर को उस दिन टाइम छोड़ दिया गया था, और 1976 के अंदर, 1976 के अंदर, और वो भी कब, 1 नवंबर 1976 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर सहित
जम्मू एंड कश्मीर सहित ऑल इंडिया के अंदर ये फोर्स के अंदर आया था। तो दोस्तों काफी बार एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि एमटीपी एक्ट कब पास हुआ था, और आपका डेफिनेटली आंसर क्या रहता है, 1971। पर दोस्तों आजकल कंपटीशन का जमाना बदल चुका है और आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन को डाइवर्ट किया जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जो एमटीपी एक्ट है वो इफेक्ट के अंदर कब आया था, तो वहां पे आपका राइट आंसर 1 अप्रैल 1972 रहेगा। और जम्मू एंड कश्मीर सहित ऑल ओवर इंडिया में कब ये लागू हुआ था, तो वहां पे आपका आंसर रहेगा 1976 के अंदर। ओके, तो यहां पे राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन ए निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इंसिडेंस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी इज हाईएस्ट इन। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के इंसिडेंस यानी चांस, इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के जो चांसेस है वो कब बढ़ जाते हैं, या फिर इनमें से कौन सा मेथड है जिसके साथ में इंक्रीज होते हैं। ऑप्शन ए ओसिफिल्स, ऑप्शन बी कॉपर टी, ऑप्शन सी मल्टीलोड आईयूसीडी, ऑप्शन डी प्रोजेस्टासर्ट। तो दोस्तों जब भी अपन कॉपर टी लेते हैं, जब भी किसी फीमेल को कॉपर टी लगाई जाती है, तो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट देखने को क्या मिलता है, ब्लीडिंग, जैसे मैंने आपको भी बताया था। उसके बाद सेकंड क्या मिलता है, पेन। बट एक नंबर थर्ड एंड फोर्थ के ऊपर आता है, वो होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब आप क्या समझते हैं, यूट्रस पे प्रेगनेंसी इंप्लीमेंट होती है या फिर वहां पे इंप्लांट होती है, तो यूट्रस को छोड़ के किसी अदर जगह पे यदि प्रेगनेंसी इंप्लांट हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे कि यूट्रस को छोड़ के कई फेलोपियन ट्यूब के अंदर यदि वहां पे इंप्लांट हो गई है तो उसको अपन किस में कंसीडर करेंगे, इक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर कंसीडर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया, यहां पे ऑप्शन बी निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12, ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स शुड बी कॉम्पेंसेट फ्रॉम। जो ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, ओरल पिल्स होती है, वो कब से स्टार्ट करना चाहिए, वो कब से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, ऑप्शन ए 10th डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अभी एमपी सेंचो में पूछा गया था रिसेंटली। इसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये कहीं ना किसी सेंचो के एग्जाम में आए हुए। देखो आप जब भी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करते तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मुश्किल से 50 क्वेश्चन बनते हैं, और उन्हीं 50 क्वेश्चन में से 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों उन 50 क्वेश्चन से आपका 10% सिलेबस कवर होता है, तो मैं तो कहता हूं उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में ही आ ही जाने चाहिए वो, क्योंकि सीएचओ का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका जो 50-60% पार्ट है वो अकेला जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो कवर करती है, और उसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स है जो कि मैक्सिमम सिलेबस कवर करते हैं, जैसे एपिडेमियोलॉजी हो गया, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गए, इस तरीके से जो ये कम्युनिकेबल डिजीज हो गई और वैक्सीन होगी। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोस्ट कॉमनली 25% सब्जेक्ट जो सिलेबस है सीएचओ का वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कब यूज करते हैं अपन, ऑप्शन ए 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के बाद 10वें दिन पे, मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट हुई उसके 10वें दिन से। ऑप्शन बी फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई उसी दिन से स्टार्ट कर दो। ऑप्शन सी 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन डी 6th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो कब स्टार्ट करना चाहिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होने के बाद 5वां दिन होता है, और 5वां दिन को अपन एंड टाइम बोलते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो चुकी होती है, उसी टाइम अपन क्या करते हैं, ओसीपी यूज करते हैं। यानी ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जो हार्मोनल पिल्स होती है उसको अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जब स्टार्ट करते हैं तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो कितनी होती है, टोटल 28 होती है, जिनमें से 21 होती है वो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, और यहाँ पे 7 जो टेबलेट्स है वो यहाँ पे आयरन की देखने को मिलती है, जिसके कारण से जब अगली बार मेंस्ट्रुएशन आएगी तो उस ड्यूरेशन में वो क्या ले रही होगी, उसके हार्मोनल ना होके वहां पे क्या चलती रहेगी, वहां पे आयरन वाले टेबलेट उसके साथ चल रही होगी। और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन अगली बार स्टॉप होगी उसके बाद वापस से यही हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टार्ट हो जाती है नंबर 1 टेबलेट से।
यानी नंबर 1 से लेके 28 तक टेबलेट्स होती है यहाँ पे, ये इस तरह से टेबलेट्स होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी को भी कंट्रोल करता है या एसटीडी से प्रिवेंट करता है? ऐसा कौन सा मेथड है दोस्तों एसटीडी से प्रिवेंट करता है? देखो, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अलग चीज है, बट अपन बात करिए थी कॉन्ट्रासेप्शन की, तो ये प्रेगनेंसी से तो रोकता है, बल्कि एक साथ में अच्छा, और यहाँ पे बिल्कुल एक शानदार वाला पॉइंट ये देखने को मिलता है कि एसटीडी को भी रोकता है। तो ऐसा कौन सा मेथड है? ऑप्शन ए ओरल पिल्स, एसटीडी से रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कंडोम, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, बिकॉज कंडोम प्रेगनेंसी भी नहीं होने देगा और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी नहीं होगी जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा 1% से सेकंड पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है। ऑप्शन सी कॉपर टी, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। ऑप्शन डी सर्वाइकल केप भी इससे प्रिवेंट नहीं कर सकता। बट यहाँ पे जो कंडोम है वो एसटीडी से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। एसटीडी से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो राइट आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट टू यूज फॉर ए पेशेंट विथ रूमेटिक हार्ट डिजीज? पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है? रूमेटिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, और जब रूमेटिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है और उसके ऊपर अपने को कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है, तो आप बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उसके लिए कौन सा यूज करोगे? बिकॉज यहाँ पे कंडीशंस दी गई है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, और जितने भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, वो क्या करते हैं? सभी के सभी हार्ट प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं? हार्ट प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, यानी इंक्रीज कर देते हैं। यानी एक तरीके से बात करते तो हाइपरटेंशन को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, या बढ़ने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं इसके अंदर। ओके, तो ऑप्शन ए है पिल्स। क्या है ये? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो ये इसके लिए बेस्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इंजेक्शन, और इंजेक्शन की बात करेंगे तो क्या आएगा? डिम्पा, डिपोट मेड्रोक्सी, प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट, क्या यूज करेंगे वहां पे? हार्मोनल है, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर। बेरियन मेथड, वेरी गुड, जैसे फॉर एग्जांपल कंडोम, इस तरह के मेथड अपन हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये किसी भी प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ाते नहीं है, क्योंकि ये किसी प्रकार के हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। ओके, ऑप्शन डी आईयूसीडी, तो आईयूसीडी के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको भी अपन यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बेरियर मेथड यहां पे यूज करेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग? ऐसी कौन सी सिचुएशंस होगी जिसके अंदर कॉपर टी बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी? ऑप्शन ए प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी हार्ट डिजीज, ऑप्शन सी पेल्विक इंफेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अदर ऑप्शंस। ऐसी कौन सी कंडीशंस है? तो दोस्तों कॉपर टी जब प्रेगनेंसी किसी को है तो वहां पे कॉपर टी क्यों यूज करेंगे? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए है, ऑलरेडी वहां पे प्रेगनेंसी है, तो बिल्कुल भी इसको अपन वहां पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। ऑप्शन बी हार्ट डिजीज, तो हार्ट डिजीज के अंदर भी अपन कॉपर टी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसके अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पेल्विक इंफेक्शन, देखो अपन ओरल पिल्स यूज करते हैं पेल्विक इंफेक्शन के अंदर, बट कॉपर टी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें कुछ प्रीवियसली क्वेश्चनों के अंदर भी अपन ने डिस्कस किया था, और अभी जब मैंने बताया था कि आईयूडी होता है जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, उसको अपन पेल्विक इंफेक्शन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग, पेन, इंफेक्शन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इस प्रकार की उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, आईयूसीडी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस है, इसीलिए पेल्विक इंफेक्शन के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि इन ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों की तीनों कंडीशंस के अंदर कॉपर टी बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो अपनी बिहार सीएचओ के लिए क्लास थर्ड थी, 13 को पेपर है आपका, और जल्दी ही 2 क्लास आपके लिए और लेके आएंगे जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बिहार सीएचओ के लिए एक रामबाण आपके लिए साबित हो, एक तरीके से बिहार सीएचओ का मूल मंत्र आपके लिए साबित हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास 4 के अंदर। और आपको क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दें।
ओके दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सी यू।